प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, मुद्दा तो है कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद है प्रदेश पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी नितेश मिश्रा जी और कांग्रेस से प्रदेश सचिव इरफान खान जी। आप दोनों का इंडियन न्यूज में स्वागत है। हमारा मुद्दा तो है कार्यक्रम में, हमारा मुद्दा आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री डिश टीवी को फ्री में बांटने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथी से है। जी बताएंगे ये डिश टीवी फ्री में बांटने का अचानक प्रधानमंत्री जी को कैसे ख्याल आ गया? संवेदनशीलता के साथ साथ समाज के साथ संवादहीनता का खत्म अगर देखा जाए और दूरदृष्टि जो रहती है एक सरकार की, एक मुखिया की, अगर देखा जाए तो हम सब छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासी हैं। अभी सामने कांकेर का चुनाव हुआ था भानु प्रतापपुर, और जब वहाँ पे आप किरंदुल में गए थे तो किरंदुल में आज भी वहाँ का जो आदिवासी अंचल का ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति है, घोर नक्सल प्रभावित एरिया बोला जाता है। और लगभग आज़ादी के 70 वर्षों पश्चात भी लोगों के मिलने जुलने का साधन केवल मड़ई रहती थी। और वहाँ पे आज भी सरकार की सुविधाएं क्या पहुँच रही हैं, सरकार उन तक कैसे पहुँचे, ये आज भी प्रश्नवाचक विषय है। तो सरकार की योजनाओं से लेकर के सरकार के उद्देश्यों के बीच में जो संवादहीनता एक आम ग्रामीण के बीच में रहती थी, देश के दूरस्थ स्थानों में जो रहती थी, उसे खत्म करने का यह एक प्रयास है। 2539 करोड़ जो दूरदर्शन केवल और केवल किशोर कुमार के गाने कैसे बजेंगे और कब बजेंगे यह तय करता था, वह आज देश के नागरिकों के पास जाने का सोच रहा है और उसकी आधुनिकता के बारे में सरकार सोच रही है। वास्तव में यह स्वागत योग्य है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए और सरकार की इस संवेदनशीलता के लिए उनका साधुवाद करना चाहिए। जी यही सवाल इरफान खान जी से भी है। आप प्रदेश सचिव हो कांग्रेस के। ये जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि डिश टीवी मुफ्त में देंगे, कांग्रेस क्या सोचती है और आप क्या सोचते हैं? देखिए सतीश जी, ये विषय जो है इसके कई आयाम हैं। पहला आयाम ये है कि ये ज़रूरत अचानक से कैसे महसूस हो रही है कि जिन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ उग्रवाद और जहाँ पे बहुत पिछड़ापन है, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता से साथ देने का जो विषय जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, इसकी सबसे पहली चीज़ की उपयोगिता क्या है, पहली चीज़। दूसरा, जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की अभी जो है अभाव है। वहाँ पे अभी हमारे को सड़क, नाली, पानी और दुनिया जहान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने की हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। तो वहाँ मोदी जी उनको डिश टीवी का जो है सपना दिखा रहे हैं। तीसरा, जो वादा है ये, तो वादे तो ऐसा है कि मोदी जी ने बहुत पहले किए। 2014 की मैं बात नहीं करता, 2019 में उन्होंने कहा कि 2022 तक हर व्यक्ति का घर हिंदुस्तान में घर होगा। ये ऑनलाइन लाइव उनका ये जो है भाषण था, उन्होंने कहा। तो क्या 2022 बीत गया? वो भाषण, वो जो घर का जो सपना था पूरा हुआ। और अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात, कि वादों का जो यथार्थ में जो उसका क्रियान्वयन कहाँ तक पहुँचेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। नितेश जी, हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे गेस्ट ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री जी केवल वादा करते हैं, या 2014 हो, 19 हो, और अभी फिर एक डिश टीवी की बात है, तो क्या कहें? अब भाई साहब के विषय का जवाब दे दूं, वो अपनी ही सरकार की कमियों के ना रहे थे। 70 साल में 50 साल जो कांग्रेस देश में राज की, वो उसके एक प्रतिनिधि बोलते हैं कि इस देश के दूरस्थ अंचलों में आज भी उग्रवाद की समस्या है। इस देश के दूरस्थ अंचलों में आज भी यानी मूलभूत सुविधाओं की समस्या है। इस देश के दूरस्थ अंचलों में आज भी मेडिकल की सुविधा है। भाई साहब, जिम्मेदार कौन था? अगर बोला जाए तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आप एक एम्स लेकर के अपने गलबहिया चौड़ी करते थे। आज वह सरकार है जिसमें सुषमा स्वराज ने देश के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए यह घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य में एक एम्स होगा, और आज आप उस एम्स का रायपुर में लाभ उठा रहे हैं। इस देश के प्रत्येक राज्य में एक आईएम होगा, आज आप एक आईएम का लाभ आप रायपुर में उठा रहे हैं। और रही बात, इसके बाद भाई साहब ने दूसरा विषय कहा था कि योजनाओं का लाभ 2539 करोड़ रुपए। आप तो शिकायत करते थे कि सरकार निजीकरण कर रही है, उस सरकारी संस्था को देश के दूरस्थ अंचलों में पहुंचा रही है।
और रही बात आवास योजना की, आप पहले भूपेश बघेल जी से बोल दीजिए कि आवास का लंबित पैसा दे दें। देश के प्रत्येक राज्य का नागरिक, आज राजनांदगांव की एक बेटी आपकी आत्महत्या करने को विवश होती है क्योंकि आप उस पैसे को रिलीज नहीं कर रहे हैं और अपने अंशदान को नहीं दे रहे हैं। जी इरफान जी बताइए इनका जवाब। मुझे अच्छा लगा, कुछ तैयारी करके आए हैं हमारे छोटे भाई, लेकिन विषयांतर हो रहे हैं तो मैं विषयांतर ही जा रहे हैं तो मैं विषयांतर भी विषयांतर में मैं आ जाता हूँ। आपने जो बात कही 70 साल में भारत ने क्या पाया और इस देश को क्या मिला, तो ये जवाब मैं नहीं दूंगा, कांग्रेस के व्यक्ति नहीं देंगे। आप अपने घर में जाइए, अपने पिताजी अपने बाबा से पूछिए कि जब वो छोटे थे तो उनके क्षेत्र में कितने प्राथमिक शालाएं थी, कितने स्वास्थ्य केंद्र थे, कितनी सड़कें थी, कितनी मूलभूत सुविधाएं थी, और 70 साल में भारत कहाँ पहुंचा। विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक जो महाशक्ति भारत ऐसे नहीं बन गया। तो इस बात के लिए मैं सतीश जी यही कहूंगा, जब एक माँ बाप जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और बड़े होके जब बच्चे पूछते हैं ना तुमने हमारे लिए किया क्या, तो ये पीड़ा है कांग्रेस की कि जिनके लिए सब कुछ किया, जिनको अपने हलक का निवाला खिलाया, वो पूछते हैं आपने हमारे लिए किया क्या। तो ये दुख है, इसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। उसको आगे का विषय रह गया मेरा। जो बात उन्होंने कही एम्स की आईएम्स की, तो मैं आपको बता दूं ये एम्स आईएम्स ये सारी परिकल्पना जो थी कांग्रेस सरकार की थी, नेहरू सरकार की थी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ 8 साल में मोदी जी ने एक भी इरिगेशन पे उन्होंने कोई स्कीम लाई हो, कोई भी किसानों के लिए कोई स्कीम लाई हो, कोई भी उन्होंने किसान आज वो बात आत्महत्या कर रहे हैं। 4 साल में कांग्रेस की सरकार जब से आई है प्रदेश में एक भी किसान की आत्महत्या हुई है तो बताइए। और 11,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया, जो हमारे वादे थे 11,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। 2500 रुपए हमने समर्थन मूल्य दिया। हमको जो सब्सिडी का जो पैसा हमको आना चाहिए था प्रदेश केंद्र से वो नहीं आ रहा है, तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हमने उसको 800 रुपए दिया। हमको जो जितनी भी सुविधाएं हमने जो कही थी वो हम सब लागू कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने हमारा जीएसटी का पैसा क्यों रोक के रखा है? अगर आप हमारा जीएसटी पैसा देंगे तो हमको कोई जरूरत नहीं है कहीं से लोन उठाने की, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को डिले करने की, आवास योजना को डिले करने की। हम सारे करेंगे जो हमारा प्रदेश का अधिकार है। इरफान जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारा मुद्दा तो है कार्यक्रम में, आज का मुद्दा है कि डिश टीवी जो प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, इससे आप क्या मान? मैंने यही कहा था कि विषयांतर हो रहा है। डिश टीवी ठीक है, योजना ये जो है जिस युग में हम जी रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन का समय है। ये वहाँ तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, सारे लोगों को ज्ञान होना चाहिए उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी घर बनानी है, आप डिश टीवी की बात कर रहे हैं, रोजगार सुनिश्चित नहीं है, आप जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रोजगार की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद विषय है ये। अप्रत्यक्ष रोजगार क्या होता है? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब अप्रत्यक्ष रोजगार पे आ गए हैं। आप सोचने का विषय है, ये स्वयं आकलन करने का विषय है। 15 सितंबर 1959 को भारत में पहली बार दूरदर्शन लॉन्च हुआ था। 15 सितंबर 1959 को। उसके बाद 2000 तक केवल इस देश में 2 चैनल हुआ करते थे, दूरदर्शन और डीडी मेट्रो। और उसके बाद एक एबी वाजपेयी की सरकार आती है जो निजीकरण के क्षेत्र में और प्राइवेट चैनल्स में, आपको बताऊं जी न्यूज़ के अलावा जी टीवी के अलावा दूसरा कोई चैनल नहीं हुआ करता था। आज मैं एक प्राइवेट चैनल में बैठा हुआ हूँ, तो शायद तक उस समय उस सरकार की दूरदर्शिता थी जो आज आपको यहाँ पे बैठने में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपको कौन लेके आया? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लाई। बोल तो रहा हूं। विश्व को किसने भारत के लिए दरवाजा खोला? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने खोला। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो आप ही कंप्यूटर और मोबाइल लेकर के आए थे, पर आप कहाँ तक लेकर के आए? एक एलिट क्लास का सोफिस्टिकेटेड क्लास का स्टेटस सिंबल हुआ करता था। हम तो ये जानते हैं घरों तक गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी निजी कंपनी के लिए उसका एक स्टेटस सिंबल हवाला कांड से लेकर के कौन निजी कंपनी के दलभैया बांटता था, ये हर कोई जानता है। देखिए ऐसा है कि आप डिसाइड कर रहे हैं भैया, हम बड़े भाई हैं। आपसे ये बताइए कि जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहाँ पहले पे किए हुए वादे, जहाँ 2 करोड़ रोजगार जो हर साल देने का वादा था, हर व्यक्ति को घर देने का वादा था, किसान की आय दुगना करने का वादा था, कौन सी आपने योजना ऐसी लेके आए जिससे 25 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा था? आप अभी देखिए सवाल क्या हो रहा है। इरफान जी ने आपसे सवाल किया है, आप उस चीज को 25 रुपए बेरोजगारी भत्ते का वादा था। मैंने जो 26 हमारी सरकार ने 36 वादे किए हैं, वो 36 वादे 4 साल में 30 वादे पूरे हो गए, 6 और भी पूरे हो जाएंगे।
प्रत्येक हमने 2100 रुपए बोनस, 2100 रुपए समर्थन मूल्य बोल के 4 साल पे 1800 अभी भी देके आपको आखिर में बोनस नहीं 300 पहुंचा है। अभी भी गन्ना किसानों के ऊपर आप कवर्धा में लाठी चलवाते हैं भाई साहब। नहीं हमारे गन्ना किसानों के ऊपर कवर्धा में लाठी चलवाते हैं। और जो गन्ना कृषि किसान प्रधान हमारी सरकार है, कृषि प्रधान हमारा समाज है। इरफान जी, नितेश जी आपसे सवाल है कि अप्रत्यक्ष रोजगार मैं- कैसे उपलब्ध होगा, ये समझ से परे है। तो क्या आप होता है? हमारे नहीं, कांग्रेस आप- के भाई को बता जब आप डीटीएच पे यही सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, और वहीं से यानी ये सारी परियोजना जो डायरेक्ट टू होम सर्विस है वहीं से लॉन्च हो रही थी। तब उस समय कांग्रेस का ही शासन था जो केबल ऑपरेटर्स के रोजगार का क्या होगा इसका विरोध कर रहा था। डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में आप मैन्युफैक्चरिंग के मापदंड में देखिए, शायद तक अभी बातचीत करने से लगा था कि और हैं, यानी इनसे बातचीत करने से इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज भी हैं। आप अगर देखेंगे तो अभी आपकी कैमराज में और सारी सर्विसेज में चिप से लेकर सारी चीजें होंगी, चिप डिजाइनिंग भी होगी और चिप की प्रोग्रामिंग भी होगी। इन सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? चलिए आप मान लीजिए कि बाहर से भी कुछ चीजें आ रही हैं, इनकी असेंबलिंग यूनिट कहाँ से लगेगी? और इसमें क्या रोजगार का सृजन नहीं होगा भाई साहब? आप बात को समझिए। और 2539 करोड़ में जो विरोध की बात कर रहे हैं कांग्रेस ने किया, तो यही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जिनका मैं बहुत सम्मान और हमारी पार्टी बहुत सम्मान करती है, वो बैलगाड़ी लेके पहुंच गए थे सदन कि ये कंप्यूटर आएगा तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा। ये राजनीतिक चीजों को अलग करके मैं सामाजिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। जिस समाज को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, और आप जो कहते थे आप जो आपके मोदी जी कहते हैं रेवड़ियां बांटना, तो ये कौन सी बांटने की स्थिति है? रेवड़ी है कि नहीं? नितेश जी, रेवड़ी तो नहीं है। तो रेवड़ी किसको आप बोलते हैं? एक चीज है, रेवड़ियां उनके यहाँ बनती हैं जैसे अगर कोई लगातार जाके अटेंडेंस दे और कोई दलित नेता 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए और वो जा करके आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके बैठा है और उसे दलित नेता का उपनाम दिया जाता है। अगर भारत के जनता का पैसा भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है तो रेवड़ी नहीं है, वह सम्मान। मोदी और अदानी तक पहुंचा, वह सम्मान है। मोदी और अदानी। आप भारत की जनता को सम्मान दिया जा रहा है, उसे रेवड़ी और उसको भीख के रूप में दे रहे हो, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। ऐसा अपमान तो भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपने वादा करके नहीं निभाया, अपमान उसको बोलते हैं। आप भारत की जनता जिस तरह आपने चाय वाले का अपमान किया था, आप वैसे ही भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। भारत की जनता का पैसा भारत की जनता के लिए जा रहा है। चाय वाला है कि नहीं, यही प्रमाणित नहीं है। भारत की जनता का पैसा भारत की जनता के लिए जा रहा है, वो प्रमाणित नहीं है। देखिए कांग्रेस के साथ कंफ्यूज है। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज है। आपको इतिहास नहीं मालूम है। चेहरे बाहर पहनते हैं रोजगार कैसे ये उपलब्ध होगा, ये मैंने आपको बताया नहीं कि अगर आप एक बात बताइए, जैसे अगर आप लोगों ने सुनी होंगे सूचना प्रसारण मंत्री की प्रेस नोट सुनी होंगी, तो उसमें बाकायदा उन्होंने बोला कि ओमनी वैन्स बनेंगी शायद तक, और सीधी सी बात है अगर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज बढ़ेंगी तो आपकी जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज के डिश टीवीज आते हैं उसकी प्रोडक्शंस बढ़ेंगी। लेकिन भारत में ऐसे कई पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ लाइट नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है केंद्र में, तो अगर वहाँ लाइट नहीं है तो डिश टीवी का देने का उपयोग। देखिए, यानी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने पेरिस समझौते में बोल करके आए थे, अगर आप देखेंगे तो, कि भारत की जो सोलर कैपेसिटी है उस समय 1.5 गीगावाट के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 6 गीगावाट वो करेंगे। और बाकायदा वहां, और आज भारत हंस रहे हैं, नहीं हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि बोला उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बात की थी। तो आप अभी, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप बातों की बात में क्रियान्वयन क्या किया इसकी बात करें। इन 8 सालों में आप क्रियान्वयन नहीं, देखिए फिर से आपका इतिहास याद दिलाऊंगा। जब जसवंत सिंह वानी देश की लोकसभा में बोल रहे थे कि हम 6% की इकोनॉमी से ग्रोथ करेंगे, तब आपकी उस समय की सोनिया गांधी, पहले हम 8 कर चुके थे, उस समय सोनिया गांधी ने बोला था मेरी लाल के हसीन सब, तो आपकी आदत है भारत पे हंसने की। आपके साथ सोनिया जी कभी आपके साथ भारत की कैपेसिटी पे हमेशा हंसते हैं। महिलाएं आप व्यक्तिगत आपके साथ भारत की कैपेसिटी पे हंसते हैं। अरे हम तो कभी नहीं, हम तो जैसे भारत क्या है, आप लोगों ने 2 भारत कर दिया है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत, एक अडानी अंबानी का भारत और एक मजदूर और किसानों का भारत। किसानों को 1 साल तक आप वहां पे रोड पे रखते हैं, ठंडे में जो है किसान 50 लोग खत्म हो गए, आप किसान बिल वापस नहीं ले पाए, और अब जब यूपी का चुनाव आया तब आपने वापस लिया। ना आप किसानों के, ना आप छात्रों के, ना आप गरीब परिवारों के, आप सिर्फ वादों के, आप सरकार सिर्फ लाने के लिए आप बात करते हैं।
आप धरातल पे क्या लाए 8 साल में, आप ये बता दीजिए। चलिए, जिस देश में अगर देश का गृह मंत्री एक आतंकवादी घटना पे 2-2 बार अपने ड्रेस चेंज कर रहा था, 10 बार चेंज नहीं अपने बता रहा हूँ भाई साहब, बता रहा हूँ, सुनिए आप बोलता था इस देश में तो आतंकवादी घटनाएं मैं आप पिछले 100 साल से निकाल लीजिए कि इस देश में कौन सी आतंकवादी घटना घटी है, आपने बोल दिया इस देश में कौन सी आतंकवादी घटना घटी है। मैं पूछ रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री आज तक पाकिस्तान नहीं गया, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, पे जाके मजार पे किसने चढ़ाया, इन्होंने मैं चढ़ाया, बोल रहा हूँ, हमने नहीं चढ़ाया, मैं बोल रहा हूँ, वो जाके गए आप ये बताइए, जाके मिलने गए, हम नहीं गए, आज ये ऊपर का विषय है, तो राजीव गांधी को सूचना क्रांति का जनक कैसे कहते हैं? 1984 में जो आदमी पहली बार मोबाइल टेलीफोन को की लॉन्चिंग किया था उसको सूचना क्रांति का जनक कहते हैं, और आज आप ये बोलते हैं कि आज एक आदमी के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो उसके पास दूरदर्शन नहीं पहुंचना चाहिए। और खान साहब आपको अब वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस नेता इरफान खान जी मौजूद है और इधर बीजेपी से नीतीश मिश्रा जी मौजूद है। चर्चा जारी है। इरफान जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि ब्रेक हो चुका था, ब्रेक के पहले मैंने आपसे पूछा था कि अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, इस प्रकार केंद्र सरकार कह रही है जो डिश टीवी को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं इसी शब्द पे हमारा ऑब्जेक्शन है। अप्रत्यक्ष रोजगार क्या होता है? रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, पकोड़ा तलने को आप रोजगार मान रहे हैं, तो उसको हम रोजगार नहीं मानते। हमारा कहना है कि डायरेक्टली क्या उसका फायदा होगा और 2549 करोड़ रुपए जो आप खर्च करना चाह रहे हैं उसको, उसका लाभ क्या होगा? उतना ही पैसा क्या हम वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में खर्च नहीं कर सकते थे क्या? तो इसके पीछे एक मुहिम है। वो मुहिम क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ये टीवी चैनल्स हैं, ये जो आज जो पूरे पेड चैनल हो गए हैं, 2 लोगों की पूरा अडानी और अंबानी ने पूरे नेटवर्क को खरीद रखा है, वो अपने सारी जो वर्जन ऑफ सरकार है उसको दिखाया करेंगे, उनका दिमाग ब्रेन वॉश करेंगे। पर्पस ये है, ये सरकार एक ऐसी जो टोटल टाइम पे चुनावी मोड पे रहती है। अगर विकास का मुद्दा है तो विकास करिए। केवल हमारे एजेंडा रह गया है। सुबह उठते हैं तो अब एक हिंदू घरों में आप जाएंगे तो राम राम जपा जाता है। कांग्रेस के घरों में डेली सुबह अंबानी और अदानी जमा जाता है। मैं इस पे कहूंगा, अंबानी और अदानी मोदी जी से पहले नहीं थे और नेहरू जी के बाद नहीं आए। मेरा कुछ कहना है कि अगर थोड़ा सा भी हमारे छोटे भाई इस बात को संज्ञान में लेंगे कि एक बहुत ही छोटे स्तर के एक पाकिस्तान के नेता ने हमारे मोदी जी का मजाक उड़ाया। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। हमारे वैचारिक मुठभेद हो सकते हैं मोदी जी से, पर हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका साथ देंगे और हर अच्छी चीज का हम अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारा मुद्दा, आपको देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस समय बंजारन औरत कहा था नवाज शरीफ ने, अच्छा, मोदी जी ने कहा था, बोले थे कि नवाज शरीफ होते कौन है? मैं शब्द नहीं बोल सकता जो उन्होंने बात की थी। से कहा था कि नवाज शरीफ होते कौन है? प्रधानमंत्री हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। नवाज शरीफ के बर्थडे में बिना बुलाए चले गए थे। ये ना इन्होंने सेना से पूछा था, ना विपक्ष से पूछा था, ना पक्ष से पूछा था, ना अपनी एजेंसी से पूछा था। मेरे मन में आया, कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा लेने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा लेने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी हो गई है।
उसके पास चंदा कहाँ है वो नहीं बता पा रहे। प्रधानमंत्री अभी कोविड में कितना घोटाला हुआ उसको नहीं बता रहे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, न्यायपालिका अगर सोनिया गांधी को बुलाएगी तो देश के लोकतंत्र का हनन है। भारत जो देश है ना, मोदी जी और की इस देश का इस देश के प्रदेश का एक मुख्यमंत्री से आज भारत सीबीआई की तो स्थिति उसमें हो रही है। 1 से 1.5 घंटा तक बैठता है और जाकर के कार्रवाई करता है, तब वो लोकतंत्र का हनन नहीं होता। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर सुनना चाहते हैं तो समझिए, मोदी जी की अक्षमता को हम बहुत सालों से झेल रहे हैं। मोदी जी की अक्षमता की वजह से नोटबंदी हुई, पूरा इकोनॉमी चरमरा गई। मोदी जी की अक्षमता की वजह से 4-5 लेवल के जीएसटी लागू हुए। मोदी जी की अक्षमता की वजह से 45 लाख लोग खत्म हो गए। मोदी जी की क्षमता की वजह से, क्योंकि वो नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, क्योंकि वो जो है झूला झूल रहे थे, क्या नाम है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। उसके वजह से 45 लाख लोग खत्म हुए कोविड में हमारी। उनकी अक्षमता को हम झेल रहे हैं। आप जो एक बात समझिएगा, मैं आप छोटे भाई में एक बात आपसे कहता हूं, विश्व की भारत जो आबादी है उसका 15-20% हमारे यहाँ रहता है। उनकी मन की बात हमको सुनने की जरूरत है। विश्व के 20% लोगों को अपने मन से आप नहीं आंक सकते। ये मोदी जी को समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। जनता की मांग क्या है, किसानों की आप सुन नहीं रहे, आप विद्यार्थियों की सुन नहीं रहे, आप छोटे व्यापारियों की सुन नहीं रहे। जीएसटी आज लागू होने के बाद छोटा व्यापारियों की स्थिति 2004 से 14 में क्या थी और 14 के बाद आज क्या थी, आप किसी को पता कर लिया। आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करा लीजिए और लोगों से पूछिए कि 4 से 14 में कमाया कि 14 के बाद कमाया, आपको जवाब मिल जाएगा। आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। बताएं नितेश। 2004 से 14 का बात कर रहे थे भाई साहब, और उस बीच में 2 चुनाव निकल गए। या तो चुनाव गलत था या तो कांग्रेस कमजोर थी। अरे आप 2004 से 14 की 2004 से 24 आने वाला है। अरे मैं आपने अभी बोला क्या, उसको बताइए चुनाव कौन से। आपने क्या बोला, इस देश की जनता के यानी विवेक पे आपने प्रश्न उठाया। नहीं, मैं नहीं उठा रहा हूँ। आप जीएसटी के बाद व्यापारियों के विषय में बोले। आप व्यापारियों के विषय में बोले, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बोला, विद्यार्थियों के विषय में बोला, ठीक है। किसानों के विषय पे बोला, आपने बोला है ना, मैंने नोटबंदी पे बोला, मैंने जो है कोविड पे बोला, सब पे जवाब देंगे क्या। अभी विषय क्या है, आप डीटीएच की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप पूरी दुनिया की बात, अगर आप डीटीएच का छेड़ोगे तब यहाँ से डीटीएच का जवाब दिया, जब कांग्रेस का छेड़ोगे तब मैं डीटीएच का जवाब दूंगा। आप विषय कर रहे हो, मुद्दा है डीटीएच मुफ्त में बटेगा तो अप्रत्यक्ष रोजगार कैसे होगा। 2539 करोड़ रुपए की सरकार घोषणा करती है और उसमें बकायदा फंड के रूप में बकायदा इस देश के कैबिनेट मंत्री हैं जो सूचना प्रसारण मंत्री, बकायदा बताते हैं विस्तारवाई से किसमें कितने मद के रूप में खर्चे होंगे। बकायदा बताया जाता है जो आप दूरदर्शन के आज तक जो दशा चल रही थी उसको सुधारा जाएगा। जो दूरदर्शन की दशा सुधारना चाहते हो बीसीएनएल को बेच रहे हैं, वो एलआईसी को बेच रहे हैं, वो सारे उपक्रमों को बेच रहे हैं। अब बोलते हैं मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे साहब, हमने जो उपक्रम बनाए उसको आप बेच रहे हैं। आप तो हल्ला करने से सेल को बेच रहे हैं। नहीं, हमने आपके हल्ला करने से, अफवाह फैलाने से थोड़ी कुछ हो जाता है। और आप पिछले 30 साल से हल्ला कर रहे हो। आप हल्ला करते रहो, आप जनता के बीच में ऐसा अफवाह फैलाते रहो और जनता आपको बार-बार जवाब देगी। वो तो खैर ऐसा है, और दे रही है। आप तब भी नहीं सीख रहे हो, आप सुनने की तरफ जा रहे हो और आपको फिर बोल रहा हूँ भैया दूसरी पार्टी चुन लीजिए और आप भी भाजपा में आ जाइए। चुनाव जीतना या हारना किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का सही होना और गलत होने का विषय नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप उम्र में छोटे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, राहुल गांधी भी चुनाव हारे। तो चुनाव हारने से किसी व्यक्ति की महानता या उसका हल्का स्तर नहीं हो जाता। आप जो चुनाव जीतने और हारने को विषय बना रहे हैं ना, चुनाव जीतना हारना अलग चीज है और सही और गलत अलग चीज है। चुनाव मैनेजमेंट से भी जीता जा सकता है। आपको मालूम है और आपकी उम्र कम है, आप थोड़ा समझेंगे जब चुनाव आगे राजनीति समझेंगे कि चुनाव जीतना स्ट्रेटेजी है और काम करना नियत से होता है। नियत बताइए आप काम करके जो 8 साल में आपने किया है उसका आप मेरे को बता दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं आपकी बात। बताएं 8 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। आपने कृषि पे क्या किया, एजुकेशन पे क्या किया, आपने इकोनॉमी के लिए क्या किया, आपने क्या किया, ये मेरे को जवाब बता दीजिए। नीम कोटेड यूरिया के बारे में सुने होंगे। इस देश में एक टाइम था कि यूरिया का अभाव चलता था, इस देश में मारामारी चलती थी, यूरिया के लिए ब्लैक मार्केट सक्रिय रहती थी। आज वो नीम कोटेड यूरिया के चक्कर में आज आप जाके देश के किसानों की स्थिति देखिए। क्या किसान की स्थिति, आप छत्तीसगढ़ की स्थिति छोड़ दीजिए, मैं किसान की पूछ रहा हूं। छत्तीसगढ़ के ब्लैक मार्केट के बारे में तो किसान आंदोलन कर रहा हूं 1 साल तक।
बोल तो रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की स्थिति आप भूपेश काका से पूछिए। और वो किसान कहाँ बहलाया भड़का फुसलाया गया था, और वो आंदोलन की क्या भूमिका थी, ये देश नहीं अंतरराष्ट्रीय जगत देख चुका है। ऐसा है कि हर चीज में आपको अंतरराष्ट्रीय जगत देख चुका है। 50 लोग अपनी जान नहीं दे देंगे। ये कांग्रेसी थी जब देश के लाल किले की प्राचीर में जब उस देश के तिरंगे का अपमान किया जा रहा था। आपने तो तिरंगा फहराया नहीं, आप तो बोल ही नहीं सकती। आरएसएस के मुख्यालय में 92 तक तो तिरंगा फहरा ही नहीं, आपने विरोध किया था सरकार। जब जिस दिन भारत आजाद हुआ आपने तिरंगा को चलाया है। आप क्या बात करते हैं हमसे? चन्नी बोले तेरे पेट में हमने कभी समर्थन नहीं किया। अरे आज तक आप चार्जशीट नहीं ला पाए उस बात के लिए। आप ईशानतर होते हैं, आपको इतिहास को मालूम नहीं है, भूगोल का आपको मालूम नहीं है। जिस कांग्रेस को आप दे रहे हैं ना गाली, उस कांग्रेस ने भूगोल बदल दिया पाकिस्तान का। आप क्या बात करते हैं? आप बर्थडे मनाने जाते हैं, हम नहीं जाते उधर। पाकिस्तान का भूगोल हमने बदला है आपको, हमने बदला है भूगोल, समझे ना? आप क्या बदले? अहंकार भी दिख रहा है। आप बोल रहे हैं कांग्रेस की क्या एक रेखा खिंचा गई जिसमें हिंगलाज से लेकर सारी चीजें वहां चली गई, जिसका मांग भी आप ही ने किया था। अच्छा। 2 राष्ट्रीय सिद्धांत की मांग विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले किया था, हिंदू महासभा ने किया था, आरएसएस ने किया था, हमने नहीं किया था। आप इतिहास को पढ़िए, 1935 में किसने इसके पहले मांग किया वो आप पढ़िए। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप संघ को इतना मानते हैं तो क्यों नहीं आप संघ को ज्वाइन कर लेते? मैं संघ को मानता हूँ, मैं तो नहीं बोला संघ। तो आप ही तो पूरे टू नेशन थ्योरी हमने मान ली। उन्होंने मान ली। अरे जवाहरलाल नेहरू ने मानी ना? नहीं, हमने नहीं मानी। अच्छा। हम विरोध करते रहे अंतिम क्षण तक। तो क्या कर रहे थे आप सत्ता में बैठ के? सत्ता हमारी थी, आपका इतिहास मालूम नहीं। मैंने बोला ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़िए, अच्छे चीजों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि जिस नेहरू को आप गाली देते हैं ना, समकालीन जितने नेता थे उस समय के, चाहे वो वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, जेपी कृपलानी हो, सब उनके नीचे खड़े थे। तो जब आप नेहरू को गाली देते हैं, उन सबको गाली देते हैं, आपको नहीं मालूम है आप क्या कर रहे हैं। आप जब एक किसी व्यक्ति की चरित्र की बात करते हैं तो समकालीन सारे नेता जो उनके अंडर में रह के उनके नेता लीडरशिप को माने थे, उनका अपमान करते हैं। आपको इतिहास नहीं मालूम। आप मेरी पूरी डिबेट देख लीजिए, मैंने कब नेहरू जी को गाली दी। आप इतिहास पे आए तो मैंने आपकी विफलता बताई। आप इतिहास पे आए तो मैंने आपकी विफलता बताई। आपने स्टार्ट किया, मैंने जवाब दिया। मैं तो बार-बार बोल रहा हूं, मेरा चूंकि विषय हम बदल रहे हैं, विषयांतर हो रहा है, सही बोल रहे हैं, बदल रहे हैं। और आपसे मेरा सवाल है कि अगर जिस प्रकार मोदी जी चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने वादा किया कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे पूरे देश भर में, लेकिन आज भी कई सारे प्रदेशों में आंदोलन हुए, उनको वो बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। क्यों नहीं मिली नौकरी? देखिए, सच्चाई ये है कि अगर जैसा कि अभी आपने बताया कि बेरोजगारी और रोजगार का विषय है, और इसको इतनी इजीली नहीं बोलेंगे आप। नहीं, बहुत बड़ा विषय है भाई। आप ये बताइए, इस देश में स्वरोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया कौन लॉन्च करता है? और रोजगार का विषय, आप इस देश के युवा को केवल और केवल ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेके आए, ग्लोबल रेवोल्यूशन हम लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हम लेके आए। आप उसमें मत जाइए, आप रोजगार की बात करें। आप रोजगार की बात करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसमें मत जाइए कि आज हमने क्या किया। आप ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर गए, व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर के आए, देश की जनता के लिए लेकर गए, परंतु आप लेकर के आए, मतलब देश का एक राजा लेकर के आया। देश की जनता बड़ी कृतज्ञ है आपके लिए, आपके एहसान के लिए। और इस देश की जनता को नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का पांव धो करके पीना चाहिए। आपके कभी नहीं गांधी परिवार, ये अहंकार दिखता है कभी आपने नहीं। अहंकार तो सबसे ज्यादा लोगों में दिखता है, जो पूरे जनता को, भारत की जनता को कीड़ा मकोड़ा समझती है। इस देश का हाव भाव ऐसे एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, इसका जवाब देता हूँ एक वंशवाद से निकला ऐसा समय है, एक ऐसा समय है जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, जहाँ पे ये पूरे मीडिया है, सोशल मीडिया है, दुनिया जान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया है, उसके बाद भी ये फ्रस्ट्रेशन अच्छा है। उसके बाद भी आप 2 लोगों का विरोध नहीं कर सकते। ईडी, आईटी सब लगा देंगे पीछे, और आप बोलते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस ही अकेली विरोध कर रही है। कांग्रेस ही 6-7 घंटा बैठा लेते थे, हमने विरोध किया क्या? किसको बैठा दी? 6-7 घंटा। किसको? आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसमें, नरेंद्र मोदी जी। किसको बैठा? कौन क्यों? बैठा? आपकी सीबीआई नहीं बैठाती थी? हमने तड़ी पार बोला था, उनको हाई कोर्ट ने तड़ी पार किया था, हमने तड़ी किया। आपने बोला, हमने बोला क्या? आपके पास विषय नहीं। आप बेरोजगारी की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं वैसा? आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? आप स्किल इंडिया में मत आइए। क्या आप रोजगार कैसे डेवलप हो गए बताइए। आपके साथ दिक्कत है कि आप सर्फ एक्सेल की उस ऐड को फॉलो करते हैं, इसमें दाग अच्छे हैं, बार लगातार बोला जाता है। चलिए नितेश जी, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं आ रहा हूं आप पे, आप छोटे भाई हैं हमारे, मैं पर्सनल अटैक कांग्रेस के बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप रोजगार की बात करें। बोल रहा हूं ना, आ रहा हूं। बोलिए, ठीक है, बोलिए। सच्चाई का विषय है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों में देखेंगे, यानी सरकारी नौकरियां देखेंगे,
तो लगातार केवल इन्होंने भी मनमोहन सिंह जी का नाम लिया। विनिवेशीकरण इस देश में मनमोहन सरकार के यानी नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री रहते हुए शुरू किया था। और उस समय देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी लगभग 2% की जीडीपी आ गई थी भारत की, और वहां से ग्रो करने के लिए मनमोहन सरकार ने यह विषय उठाया था। आप इस देश में मैन्युफैक्चरिंग कैसे डेवलप हो रही है आप ये देखिए। अगर इस देश में भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है तो क्या उसमें रोजगार डेवलप नहीं हो रहा है? अरे आप सरकार की बात करिए मेरे को, इस सरकार ने किसकी क्या, किसका अरे मैं आपसे कह रहा हूँ सरकार ने कौन सी 2 करोड़ रोजगार आप कैसे देंगे ये बताइए ना मुझको। तो क्यों आप बताइए ना मुझको। आप देख लीजिए और कितना दे दिया 8 साल में आपने? 16 करोड़ लोग को दिया क्या रोजगार? पीएफ का आंकड़ा आप देख लीजिए, लगभग 10 करोड़ नए लोगों का पीएफ कटना शुरू हुआ है। आप निकाल लीजिए। कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं आप बता दीजिए। बताइए ना, आप सीएमआई के आंकड़े की बात करते हैं जिसे 0.3% छत्तीसगढ़ का बताते हैं, जबकि सीएमआई कांग्रेस के एनजीओ के द्वारा चलाई गई संस्था की बात की थी। आप प्रत्यक्ष रोजगार कैसे देंगे? इरफान भाई मैं और नितेश जी आपको मैं रोकना चाहूंगा, अभी बता दीजिए हम। चलो ठीक है, चूंकि आप मुद्दे से थोड़ा भटक जा रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नरवा गरुआ बाड़ी योजना लागू की है और जो चल रही है, इसे बीजेपी कैसे मानती है? लगातार पकोड़े बेचने की बात कर रहे थे। आज आप इस योजना का ये देख लीजिए, सत्यापन देख लीजिए कि कोई किसान गोबर बेच करके लाखों रुपए कमा लेता है। लगातार ये अच्छी बात है। गौ माता की सेवा हो रही है, इसमें क्या बुराई है? आज किसानों की स्थिति मैं पत्रकार महोदय को इरफान भैया को चैलेंज करता हूं कि आप जाएं गांव के ग्रामीणों के पास, बकायदा सोसाइटियों से खाद तब तक नहीं दी जा रही है जब तक आप जैविक खाद नहीं लेते हैं। 10 रुपए किलो के हिसाब से। क्यों आप अपने उस चीज का ये बताइए ना, जैविक खाद का इस्तेमाल से अच्छा नहीं है, यानी आप जबरदस्ती बेचे? जबरदस्ती आप जबरदस्ती तो आपने की, अगर इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने चैलेंज आपसे करता हूं। जबरदस्ती कौन करता है मैं बताता हूं। जबरदस्ती कौन करता है मैं बताता हूं। आप मेरे साथ चलिए। जबरदस्ती इन्होंने की कि अगर आप कोविड का टीका नहीं लगाएंगे तो आप एयर टिकट नहीं ले सकते, आप मॉल के अंदर नहीं जा सकते, और अब आप सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं कि हमने मैंडेटरी बोला था, किसी को फोर्स किया नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? जबरदस्ती पढ़े लिखे विद्वानों पे तो तरस आता है। इस देश पे बात करने की जो आपका इससे ज्यादा मैं कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता। यहाँ पे नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पे था। आप कोविड के टीके के लिए आप देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए था? नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं करने था? देश के स्वास्थ्य अभी आप क्यों बोल रहे हैं? अगर किसी को बाहर जाना आप बात को मेरे को समझिए, बाहर छोड़िए। आपका आज हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमने मैंडेटरी नहीं किया, और आप बोल रहे हैं कि मैंडेटरी क्यों नहीं करना था? आप खुद अभी विरोधाभास है अपनी पार्टी से, आप समझ लीजिए पहले आपको क्या जवाब देना है। आप उल्टी बात कर रहे हैं। जो आपका सरकार का स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट दोनों में फर्क है, मत करिए ऐसी बात। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चलाई जा रही योजना को बीजेपी, चूंकि आप पदाधिकारी बीजेपी कैसे मानती है? आज आप देखिए, पीएससी का युवा और एसआई की भर्ती के लिए लगातार रायपुर में धरना देता है। एक बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लेता है। आप ये देखिए, और उसके बाद सीएमआई के आंकड़े आते हैं जिसमें बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.3% है। वो सीएमआई है क्या? कांग्रेसियों के द्वारा चलाई गई एनजीओ है। आप पता कर लीजिए। पी चिदम्बरम सरकार ने क्या किया बताता हूं। कार्तिक चिदम्बरम जी खुद उसके मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस सरकार ने क्या किया। हमने आते ही हमारा वादा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने 11,000 करोड़ रुपए माफ किया। हमारे छोटे भाई जाके पता कर लें माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। जिन्होंने पटा दिया था उनके अकाउंट में वापस आया है। मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, मेरी बात, सारे जवाब सुनिए, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, हमने दिया। छोटी रजिस्ट्री हमने शुरू किया, बिजली बिल हाफ किया। आज देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे पूरा पॉलिटिकल उनका जो काम रहता है उस पर चलता है। जो राम 14 साल वनवास रहे, उनमें से 10 साल वो छत्तीसगढ़ में रहे। हमने राम वनगमन पथ हमने परियोजना शुरू करी। 72 जो पूरे स्पॉट है हमने डेवलप किए। पूरे विश्व में एकमात्र कौशल्या देवी माता जी का जो मंदिर है वो हमने डेवलप किया। 14 साल आपने क्यों नहीं किया? हमने गाय के लिए किया। आपको मैं बता दूं सतीश जी, जब जोगी सरकार गई 3 करोड़ गौवंश था छत्तीसगढ़ में। जब हमारी सरकार वापस आई है 82 करोड़ रह गया। 2 करोड़ 18 लाख कहाँ गया?
मांगेंगे, जवाब देंगे बीजेपी वाले। हमने क्या किया हम आपको पूछ रहे हैं, आप जाके पता करिएगा अपने अपने सेल में, IT सेल में, कि इसका जवाब है क्या आपके पास कि 2,18,00,000 गौवंश छत्तीसगढ़ से गया कहां। हम संधारण की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, हम उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है, आपको तकलीफ होते रहे, हम ये काम करते रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, हम किसानों के लिए, हम मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए जितना हो सकेगा यथासंभव करते रहेंगे। यही बीजेपी, ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, यही हमारी भूपेश भाई की सरकार है। इरफान भाई, आप और नितेश जी, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, चूंकि वक्त हो चुका है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, इसलिए आप दोनों का पुनः स्टूडियो पहुंचने के लिए धन्यवाद।